बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। हमारी आवाज आ गई, मतलब 9 बज गए और इसका मतलब ये है कि दिन का आगाज हो गया। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज भी एक नए दिन का आगाज एक मस्बत सोच के साथ कर चुके हैं या करने वाले हैं, और अगर नहीं किया तो हम आपको ये मस्बत सोच देना चाहते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव सोचिए उन चीज़ों के बारे में जो अल्लाह ने आपको दी हैं, और हमेशा अल्लाह की जानिब हमें कहना चाहिए कि वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड जिन चीज़ों से उसने हमें नवाजा है, न कि हर वक्त शिकवा करते रहना चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा तलब और दौड़ के चक्कर में भी रहते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए। जुस्तजू करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उन चीज़ों का शुक्र करना बहुत ज़रूरी है जो अल्लाह ने आपको दी है। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को भी रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी से उनको माइनस कर दें, ताकि आप खुश भी रहें और अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनको भी आप खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, और हम आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं वाया इन्फॉर्मेशन, वाया न्यूज़, लेकिन कभी कभी थोड़ा टेंस भी कर देते हैं और बाखबर भी कर देते हैं। कोविड की सिचुएशन को लेकर खास तौर पे लाजमी हमारे प्रोग्राम का जुज़्व है। आज जो भी एनसीओसी ने अब से कुछ देर पहले जनाब एक ट्वीट किया, उसमें 59,397 टेस्ट में से 4,934 टेस्ट कोविड के पॉजिटिव हैं और 8.30 की जो रेशो है, इससे कोविड इस वक्त भी मौजूद है हमारे पाकिस्तान के अंदर। और 102 हलाकतें, 102 अफराद जाँ बख्त भी हुए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। सो वंस अगेन बातें वही हैं, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जितनी कर सकते हैं कर लीजिए, और वैक्सीन जितनी जल्दी लगवा सकते हैं लगवा लीजिए। और इससे पहले कि हम हेडलाइंस की जाने बढ़े, वी हैव समथिंग स्पेशल टू शो। एग्जैक्टली, एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखी जिसमें चंद बच्चे जो थे वो कुछ मुख्तलिफ बॉक्सेस के साथ या डब्बों के साथ कुछ म्यूजिक प्ले कर रहे थे, और उस पर शहजाद रोय ने ट्वीट भी की कि अगर किसी को कमल बैंड आपको नजर आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते बच्चे, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये पुराने घी के खाली डब्बे हैं, हाथ में कुछ डंडियां हैं, और उनको बजाकर मुकम्मल, लेकिन एक मुकम्मल फिजा इन्होंने पैदा कर लिए, मुकम्मल ऑर्केस्ट्रा का सा माहौल। लुक एट दिस लिटिल चाइल्ड, जो मुख्तलिफ वो बैंड के अंदर जो एक मेंबर होता है जो इस तरह से अपनी स्टिक के साथ मुख्तलिफ एक्शंस कर रहा होता है, वो प्रॉपर एक्शंस कर रहा है, और जो उसके इर्द एक राउंड में बच्चे खड़े हुए, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये शहजाद रोय साहब ने तो ट्वीट की कि जो भी मिले हमें बताया, हमें भी ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और शहजाद रोय ने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो ये नकली बजा रहे हैं मैं इनको असली फराहम करूंगा। सो वेल डन शहजाद को सामने लाने के लिए, और जो लोग देख रहे हैं अगर कोई फराहम कर सके इस हवाले से इंफॉर्मेशन तो जरूर फराहम कीजिएगा। इस बारे में बात करते रहेंगे। अभी बढ़ते हैं हेडलाइंस की जान। पीडीएम ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क पर इलेक्शन चोर हुकूमत मुसल्लत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का तरीकाकार है। हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रही है, नवाज शरीफ इलाज के बगैर वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ की पीडीएम इजलास के बाद गुफ्तगू। हुकूमत के जवाबी वार वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम के एहतजाज का अंजाम पहले जैसा होगा। पीडीएम का मकसद सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाना है। वे मस्बत किरदार अदा करें। अफगान सूरत हाल पर जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। थरपारकर मकामी और बैनुल अक़वामी सियाहत का मरकज कैसे बन सकता है, जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। क्या अच्छा अदब लिखा नहीं जा रहा या पढ़ने की रिवायत खत्म हो गई है, देखिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। बहुत दिनों बाद आज क्रिकेट पर भी बात होगी, लेकिन बहुत दिनों बाद आज पीडीएम पे भी बात होगी। हाँ, तो पीडीएम पे बात होगी आज की बड़ी खबर में। मुझे लगता है आवाज ऐसे करना चाहिए, जिंदा है पीडीएम, जिंदा है, ऐसे कल एहसास हुआ एकदम कल से। और ऑपोजिशन की अगर बात करें तो एक बार फिर हमें पीडीएम में ऐसा लगता है कि जान डालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तवील अरसे के बाद गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसमें गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक को तेज़ करने का फैसला किया। और इससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। इसके बाद मीडिया टॉक भी हुई एज यूजुअल। मौलाना फजलुर रहमान ने
गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, सिलेक्टेड गवर्नमेंट का एक बार फिर इल्जाम लगाया, गवर्नमेंट के खिलाफ मुल्क गीर तहरीक का ऐलान करते हुए ये बताया कि 29 अगस्त को कराची में हम बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पीडीएम के बयानी में जो खास बात देखने में है वो ये कि इस बार ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट गिराने या सिर्फ घर भेजने का दावा नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट को हर महाज पर टफ टाइम देने का फैसला किया। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने गवर्नमेंट की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात को भी साथ साथ मुस्तरद कर दिया। ईवीएम को धांधली का एक नया तरीकाकार उन्होंने करार दिया और वाज़ेह किया कि अब तमाम तर तवज्जो आज़ाद और शफाफ इलेक्शन पर मरकूज की जाएगी, जबकि बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता कई दिनों से अपोजिशन के दोबारा इत्तेहाद के लिए भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन जमातों को कुछ मशवरे दिए और ज़राए के मुताबिक आज से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राबते हैं उसमें पेशरफ्त भी हुई है। मरकज़ पंजाब में इन हाउस तब्दीली की पेशकश भी की गई है, जबकि नून लीग ने मुशावरत के लिए मोहलत भी मांगी है। बिल्कुल, और अपोजिशन की ही हम अगर बात करें तो इसमें इन सरगर्मियों पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद सामने आए। उन्होंने वाज़ेह किया कि खित्ते में आलमी सियासत का आगाज़ हो चुका है, आलमी सियासत का आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन और जो मकामी सियासत है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान टिका के कल टिका के कहा, पहले तुन के कहा था, 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन की बढ़ती सरगर्मियों और ताज़ा तरीन जो सियासी सूरत हाल डेवलप हो रही है इस पर हमने बात करनी है। वज़ीर मुमलिकत बरानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब, अब बहुत दिनों के बाद आज ये चांद भी हमारे शो में निकला है। बहुत दिनों के बाद बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें हो रही है। तो अली मोहम्मद खान साहब भी बहुत दिनों के बाद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, शायद आप वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो हमारे शो में नहीं आते, तो हम आपको मिस करना शुरू हो जाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये भी अच्छा है कि आप आज भी वॉक करें, ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये एक बार फिर कल पीडीएम जिंदा हो गई, तो एक बार फिर कल परेशान हुए आप, या एक बार फिर आपने सोचा कि अब वही सूरत हाल होगी, कुछ खास एक्सेप्शनल नहीं है आपके लिए इस सूरत हाल के अंदर? क्या आपका ख्याल है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज 12 अगस्त है और एक दिन बाद जो है इंशाल्लाह 14 अगस्त होगा। मेरी तरफ से पेशगी सबको जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मुबारक। इसमें जिस रिक्वेस्ट के साथ कि हम सब इस मुल्क के बेटे और बेटियां हैं और किसी बेटे या बेटी को बताना नहीं पड़ता कि अपनी माँ का, अपने घर का ख्याल कैसे रखते हैं। बस अपने आप से ज़रूर पूछें कि इस पिछले साल में मैंने पाकिस्तान को, अपनी रियासत को कितना मजबूत किया और अगले साल के मेरा क्या इरादा है। किसी को कोई मैसेज देने की भी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। सब समझदार लोग हैं, अपने अपनी फील्ड में हम जो है वो काम करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी थी वो तो हो गया फौत। उसका तो इस वक्त कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कि पीडीएम कोई अमली तौर पे मौजूद है। दूसरा एक बड़ी जमात का निकल जाना जिसकी सूबाई हुकूमत थी सिंध में, पीपल्स पार्टी का, तो अमली तौर पे पीडीएम खत्म हो चुकी है। हाँ, जाहिर है सियासी लोग हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने करना है, लेकिन इस वक्त मौजूदा पीडीएम के अंदर भी बहुत बड़ा शिगाफ है। मौलाना साहब जो हैं वो मैं ना मानूं की पॉलिसी पे हैं। मरीम साहबा कहती हैं कि खान साहब को घर भेजें, शहबाज साहब कहते हैं कि डायलॉग करना है। तो इनके अंदर बहुत बड़ा, इस वक्त भी बहुत बड़ी तफरीक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये सारी अपनी इन चीज़ों को रिकंसाइल कैसे करेंगे। बहरहाल एक पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको हक है एक सियासी एक्टिविटी का, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका मुझे कोई थ्रेट नजर आ रहा है हुकूमत के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब साथ कल हमने देखा उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करी है गवर्नमेंट, और ये इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ईवीएम के जरिए वोटिंग जो है बिल्कुल एक धांधली का नया तरीकाकार है। आप इस तरह से किस तरह से उनको एक पेज पर ला सकेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन को? देखिए, हर वो चीज़ जो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी लाएगी, हर वो आदमी उसकी मुखालफत करेगा जो अकाउंटेबिलिटी में, ट्रांसपेरेंसी में, शफाफियत में यकीन नहीं रखता। अगर एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस टेक्नोलॉजी पे बात तो होनी चाहिए, और अगर उससे हमारे इलेक्शन का सिस्टम बेहतर होता है तो उस पर डायलॉग क्यों ना हो। ये कह देना कि हम नहीं मानते, आपने उस पर कोई स्टडी की है? आप मौलाना फजल रहमान साहब, पहले आप ये बताएं, आपको पता है कि ईवीएम में बटन कितने हैं? ईवीएम का आपको पता है कि कितने किलोमीटर में है या कितने मीटर में है? तो खुदा का खौफ करें। एक वो भी जमाना था, आप लोग कहते थे कि तस्वीर बनाना जो है हराम है। आप सबसे पहले आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं। खुदा का खौफ करें,
देखें ये इल्म ही है जो मोमिन की मीरास थी। पहली आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी उतरी थी? इक़रा नहीं उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नहीं उतरी थी। जब हमने इल्म का टेक्नोलॉजी का रास्ता छोड़ा तो वेस्ट हमसे आगे निकल गया, वरना आज पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर होता अगर हम इल्म पे कम से कम इस्लामी दुनिया में कोई मुल्क आगे निकल गया होता। सारे अमल के अंदर एक तो बहरहाल पेशरफ्त हुई है, कहूँगा किसी की कामयाबी या नाकामी नहीं, लेकिन एक तो पेशरफ्त हुई है, बल्कि दो हुई हैं। एक तो ये कि जो मुसलसल एक तासुर सामने आ रहा था कि मरियम नवाज एंड शहबाज शरीफ बोथ ऑन डिफरेंट ट्रैक्स व्हेन वी टॉक अबाउट PMLN, वो हमें कल नजर नहीं आया। दोबारा से एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें दोनों नजर आए। मरियम साहिबा बीमारी की वजह से नहीं थी इजलास में, लेकिन शामिल थी। और दूसरा ये भी हमें मालूम पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर राब्ते में है, यानी कि फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक पेशरफ्त तो है आपके खिलाफ इन जमातों की। देखिए ज़ाहिर हम उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये स्टेटस को पाकिस्तान पे 25-30 साल बैठा रहा, 40 साल बैठा रहा, क्या दिया मुल्क को? गुर्बत और अफलास और बदनामी के। ये कोई फख्र की बात है कि आज आपका मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से फरार हुआ बैठा है, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। पहले ये तो फैसला कर लें कि मुस्लिम लीग नवाज ने मियाँ साहब को पेश कैसे करना है, बीमार नवाज शरीफ या मजलूम नवाज शरीफ। कभी कहते हैं मरियम, यही मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि कल आप मुझे इंसाफ की जमानत दे दें, जहाज पर बैठ के ले आऊंगी। इसका मतलब बीमार नहीं है। अगर बीमार हैं तो जब आपने अपील जमा की है यूके में उसके स्टे के लिए, वहाँ आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा किए? और जो अदालत ज्यादा मुवाफिक कौन से नवाज शरीफ है, बीमार नवाज शरीफ या मजलूम नवाज शरीफ या रेजिस्टेंट नवाज शरीफ? देखिए मेरे ख्याल में वो तो चाहते हैं कि एक रेजिस्टेंस का एक फोर्स के तौर पे सामने आए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मसाइब का सामना करें। लीडर अपने कौम और अपने वर्कर्स को मुश्किल में छोड़ के जाता नहीं है। इमरान खान साहब अपनी एक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, उनको ऑफर्स हुई कि आप जाएं यूके US में अपना इलाज करें, पाकिस्तान में रहे, मुश्किल सूरत हाल में रहे, बेड से एक स्टेटमेंट जारी की। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। बाकी अगर वाकई एक पेज पे हैं शहबाज साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो शहबाज साहब इस जमात के मेरे ख्याल में, मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक सदर हैं, और सदर मुस्लिम लीग नून कहता है कि मैं तो डायलॉग पे यकीन रखता हूँ, डायलॉग होना चाहिए। मरियम बीबी आज कहें कि मैं भी डायलॉग चाहती हूँ, या फिर वो अपने सदर से जो हैं वो उस बात पे उनके साथ मुतफिक नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब, क्या बोल के इस पे अपना तजिया दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं तो इस बात पे नजर भी आना चाहिए। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की, तो बहुत संगीन होती चली जा रही है। 31 अगस्त से पहले अमेरिका का अफगानिस्तान में फौज मिशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में मुमकिन खाना जंगी के बायस हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। अफगान शहरियों को मुसल्लह करने और लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलकर तालिबान को रोकने की हिकमत अमली बनाने की भी कोशिश की जा रही है। उधर तालिबान की बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में पेशकदमी तेजी से जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 9 सूबाई दारुल हुकूमतों समेत 65% हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया है। अगर हम लड़ाई की बात करें तो इसमें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की पसपाई के बाद अफगान आर्मी चीफ को बरतरफ भी कर दिया गया है। बिल्कुल, और अफगान वजीर खजाना जो है उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर निकल गए हैं, जबकि भारत ने अफगानिस्तान में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा। ताहम अमेरिका, भारत और अफगान गवर्नमेंट अपनी अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने लगे हैं और इस सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में कलअदब तंजीमें भारत का आलेकार बनी हुई हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ 150 झूठे और बेबुनियाद ट्रेंड्स चलाए गए, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें आर्मी चीफ ने जोर दिया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कोई कुर्बानी का बकरा तलाश न किया जाए, बल्कि इसके बजाय तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपना अपना मस्बत किरदार अदा करें। इसी हवाले से जी इस वक्त जो सूरत हाल है उसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कैसे देख रहा है और पाकिस्तान की फॉरेन इस पे क्या कह रही है। वैसे तो हम 12 इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है तो इस पर हमने बात करना मुनासिब समझा। जाहिद हफीज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के। इज द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन ओबियसली जो कि इस पे पॉलिसी हमें बता सकेंगे और बात कर सकेंगे। उन्हीं से बात करते हैं। जाहिद चौधरी साहब, एक तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और हमारे साथ मौजूद हैं। जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है,
हम देख रहे हैं, तो इस रीसेंट सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो कैसे देख रही है सूरत हाल को? ओवरऑल क्या एनालिसिस रखेंगे आप हमारे सामने? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। इस वक्त अफगानिस्तान में जो इंतहाई तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, पाकिस्तान उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हमें वहाँ पर जो इस वक्त अबतर तरीन सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उस पर तशवीश है। और उसके अलावा जो अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर एक तातुल आया हुआ है, इंट्रा अफ़गान निगोसिएशन जो आगे नहीं बढ़ रही, हमें उस पर भी तशवीश है। लेकिन देखें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा ये कहा कि कोई मिलिट्री सलूशन अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। हम आज भी यही कहते हैं, लेकिन पहले हम बात सिर्फ पाकिस्तान ये करता था, आज पूरी दुनिया ये बात कर रही है। और इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक ये बात है कि जब पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया दुरुस्त तस्लीम भी कर रही है और वही हल तलाश करने की कोशिश कर रही है जो कि हमेशा पाकिस्तान ने जिसे एडवोकेट किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मैं ये समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है। देखिए, पाकिस्तान का जेन्युइन इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में पीस में। हम ये समझते हैं कि बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन से पाकिस्तान के अंदर अमन में मदद हासिल होती है। जितनी वहाँ पर बदअमनी होगी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में आता है। उसके अलावा हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया फॉर ओवर 4 डेकेड्स। अब अगर दोबारा अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर एक फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ हो सकता है पाकिस्तान में, जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और फिर पाकिस्तान का जो एक विज़न है रीजनल कनेक्टिविटी का, हम ये चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि खित्ते के जो ममालिक हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए इकनॉमिक ग्रोथ इस रीजन में बहुत ज़रूरी है। और उस इकनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने कनेक्टिविटी के डिफरेंट इनिशिएटिव लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट हो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, चाहे हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, रेल कनेक्टिविटी की, चाहे हम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें, तो इन सब के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। देखें, इसी वजह से पाकिस्तान ने एक अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया। अभी तक इसमें जितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, हम कहना चाह रही थी कि अभी जिस तरह से आपने कहा कि रिलेट कर रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान से ये सारी सिचुएशन, अभी हमने दोहा में देखा कि आलमी ताकतों के मुज़ाकरात भी हुए। इस हवाले से आपको पास क्या अपडेट्स है? क्या कोई हल निकलेगा अफगानिस्तान की सिचुएशन पे उन तमाम ताकतों के आपस में टेबल टॉक के हवाले से भी? जी, हम पूरी उम्मीद हैं। देखें, हमसे 12 ये सवाल किया जाता है कि जी आपकी अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से क्या उम्मीद है? उसके अंदर तातुल आया, बिल्कुल हमें उस पर परेशानी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो ट्रोइका प्लस है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फोरम है। इसकी जो इस वक्त में मीटिंग होनी है, हम ये समझते हैं कि स्टॉल्ड अफ़गान पीस प्रोसेस को रीविगरेट करने में और इंट्रा अफ़गान निगोसिएशंस को दोबारा स्टार्ट करवाने में हम ये समझते हैं कि बहुत अहमियत का हामिल है फोरम। लेकिन इस वक्त बात ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए स्केपगोट ढूंढने की बजाय जो असल वजूहात हैं, इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रहा है हमें नज़र आ रहा है अफ़गान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का, उस पर नज़र डाली जाए। आपने बयान सुना होगा अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान का, उन्होंने कहा कि इनके पास जो अफ़गान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे हैव द कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा इनके पास एयर पावर है जो कि तालिबान के पास नहीं है, इनके पास मॉडर्न वेपनरी है जो कि तालिबान के पास नहीं है, इनके नंबर्स जो हैं दे आर मच हायर देन द तालिबान नंबर्स। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर उनका मेल्ट डाउन हो रहा है तो ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर देखा जाए कि ये सूरत हाल जो है वो उसकी वजूहात गवर्नेंस के इश्यूज को वहाँ पे देखना पड़ेगा। जी ठीक है, यहाँ पे एक सवाल ये है कि एक तो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी हमने बताई, आप भी कह रहे हैं कि कुर्बानी का बकरा, पाकिस्तान कोई मतलब इतना छोटा या इतना कोई कमज़ोर मुल्क तो है नहीं
कि अफगानिस्तान की क़यादत उठे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए, अमेरिका उठे, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए। हमारी सिवाय स्टेटमेंट्स की पॉलिसी क्या है जाहिद साहब? स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं और हम मौक़िफ़ अपना दुनिया को दिखा रहे हैं। नियर अबाउट 100,000 हमारे फ़ौजी भी और सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं, बिलियंस ऑफ US डॉलर्स का नुकसान हो चुका है इस जंग के अंदर। उसके बावजूद भी हम दुनिया को अपना ये नैरेटिव क्यों नहीं मनवा पा रहे कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द वॉर, हम पीस प्रोसेस का हिस्सा है, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? नहीं, देखें इमरान, आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तो तस्लीम करती है। देखें, अमेरिका की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, उनकी कांग्रेस में 12 इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का जो किरदार है अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर, उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारी तो अमेरिका के साथ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी है और कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़ भी है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है कि अफ़गानिस्तान में पीस हो, और हमारे व्यूज़ इसके बारे में क्या है कि ये मिलिट्री सोल्यूशन के ज़रिए नहीं मुमकिन, बल्कि ये एक पीस प्रोसेस के ज़रिए हो। और यही इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का भी इंटरेस्ट है। दे ऑल्सो वांट टू सी पीस इन अफगानिस्तान एंड दे ऑल्सो वांट टू सी पीस इन अफगानिस्तान थ्रू अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। मिलिट्री सोल्यूशन तो उन्होंने भी कहा कि उसका कोई नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर ये बात भी की जाए कि इस वक्त जो स्पॉयलर्स हैं, वो स्पॉयलर्स जो है अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, अफगानिस्तान से बाहर भी हैं। और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने का भी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि स्पॉयलर्स का रोल, और दूसरा वो अपनी नाकामियों का मलबा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो असल मेल्टडाउन हो रहा है अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसकी वजूहात को देखना चाहिए। वहाँ पे जो गवर्नेंस का फेलियर है उसे देखना चाहिए। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान को स्केपगोट किया जाए, असल वजूहात तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त तमाम एनर्जीज जो है वो सर्व की जाएं अफगानिस्तान का एक पुरअमन हल तलाश करने के लिए, और इंट्रा अफगान निगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए, और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लेम गेम है ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, आप इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, और आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन फॉरेन एरिना, तो आप भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी फोर्स से आने वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब भी सी कि इस वक्त 65% जो अफगानिस्तान का हिस्सा है उस पर तालिबान फोर्सफुली ही समहाउ काबिज हो चुके हैं और मजीद उनकी एडवांसमेंट जारी है। अगर वो एक फोर्सफुली बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करने के बाद एक पॉलिटिकल वे आउट अपनाते हैं, तो एक्चुअली इसकी जो बैकबोन होगी वो तो उनकी वही ताकत होगी जिसके जरिए वो हुकूमत में आ रहे हैं। तो क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को पाकिस्तान एक सस्टेनेबल वे में, रिलायबल वे में ले पाएगा इन अ लॉन्गर रन? चोई साहब, नहीं, देखें, इस वक्त वहाँ पर जंग की सूरत हाल है। इस वक्त अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जो है वो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट है। हम जो चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो इसका सलूशन है वो निगोशिएशंस में है। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी साइड जो है वो टेक ओवर जो है वो बाय फोर्स करे। सही। इसीलिए देखें, हमारा तो ये पुराना मौक़िफ़ है। जब दुनिया मिलिट्री सोल्यूशन तलाश कर रही थी अफगानिस्तान में, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि उसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आज जबकि हमारे मौक़िफ़ से पूरी दुनिया मुत्तफिक है, और उस वक्त ये बात करना कि पाकिस्तान किसी किस्म के मिलिट्री सोल्यूशन को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हल करेगा, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर मुनासिब बात है। पाकिस्तान ने जब हमेशा बात की कि निगोशिएशन होनी चाहिए, एक इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए, तो किस तरह पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है मिलिट्री टेक ओवर को? मैं यहाँ पे ये भी कहूँ कि देखें, पाकिस्तान को वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी जो वायलेशन, उस हवाले से भी तशवीश है। हमने ये कहा कि तमाम साइड्स को अफगान कॉन्फ्लिक्ट में जो है, दे नीड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, दे नीड टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। लेकिन हम साथ ही ये भी कहेंगे कि देखें, पूरी दुनिया को इस वक्त स्पॉयलर्स के रोल से बाखबर रहना होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो अफगानिस्तान में चंद एलिमेंट्स हैं। देखें, वो कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान एक
वेज क्रिएट करने की ठीक हो भी गया। कोशिश कर रहे जाहिद हफीज साहब, लेकिन यहीं पे मैं आपको अफगानिस्तान थोड़ा के सा अवाम interrupt को करूंगी और मैं साथ साथ ये भी ऐड करना चाहूंगी, जी, हम please। आपने प्रोपेगेंडा बात की, चूंकि वक्त की शॉर्टेज है, मैं इसी वजह से आपसे ये सवाल भी करूं कि सोशल मीडिया पे हमने देखा और फवाद चौधरी साहब, मोहित यूसुफ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की साख को मुतासर करने के लिए पिछले 2 सालों में 150 फेक ट्रेंड्स चलाए गए सोशल मीडिया पे, और ये प्रोपेगेंडा हमने देखा कि भारत की जानिब से बहुत खुलकर किया गया। पाकिस्तान इस हाइब्रिड वॉर को किस तरह से टैकल करेगा, और क्योंकि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में, अगर हम इस लेवल पे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें ये बताया कि जून 2019 से अब तक अगस्त 2021 तक जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया डोमेन में कैंपेन चलाई जा रही है, आपको देखें उस रिपोर्ट से, इट्स ओवर 130 पेजेस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट से आपको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर पूरी सलाहियत है कि हम इन ट्रेंड्स को मॉनिटर करें और इन ट्रेंड्स को काउंटर भी करें। तो इस सिलसिले में मैं ये आपको कहूँ कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, की जाएगी कि हम इस प्रोपेगेंडे का जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान और भारत की अप्रोच में फ़र्क क्या है? देखें, भारत हमेशा एक मनफी झूठे प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व रहा है। भारत ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है और पाकिस्तान ने, हमने उनके झूठ का जवाब सच से देना है। हमने उनके फॉल्स प्रोपेगेंडा का जवाब फॉल्स प्रोपेगेंडा से नहीं देना, बल्कि ट्रू, करेक्ट, रिलायबल, वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देखना है। राइट। आपने इसी तरह देखा होगा कि भारत में जब भी कोई वाकया होता है वो बगैर किसी तहकीक के, तफ्तीश किए पाकिस्तान पे इल्जाम डाल देते हैं, जबकि पाकिस्तान ने अभी रिसेंट आपने देखा जो लाहौर में जोहर टाउन में वाकया हुआ, हमने उसके पूरे ठोस शवाहिद हासिल किए। हमारे पास टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास मनी ट्रेल मौजूद है कि किस तरह पैसा भारत से चलता है और पाकिस्तान आता है, वो सारी चीजें जी। तो हमारा बिल्कुल ये सारी चीजें हमारे रेडार में है और हम उसके लिए इफेक्टिव काउंटर मेजर्स ले रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो, और मुख्तलिफ जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसके ऊपर हमें आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हमें एक्सप्रेस न्यूज़ पे ज्वाइन किया। हमारे साथ जाहिद हफीज चौधरी साहब, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह कर रहे थे अफगानिस्तान सूरत हाल के ऊपर। इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसी मुनासबत से हमारे साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अली खान और फ़िज़ा हुसैन मौजूद हैं, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती हैं, और दोनों बचपन से ही जो कहने बिनाई से महरूम है। लेकिन अली की जो बिनाई है वो 10 साल की उम्र में चली गई थी, जबकि फ़िज़ा की बिनाई 18 साल में चली गई थी, और खाना पकाना इन्होंने सीखा, और अब चूंकि इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किया और बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे इनको पजीराई भी मिल रही थी कि ये खाना बनाते हैं, उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं। तो ये आइडिया किस तरह से आया और इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया, इन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, अली और फिजा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ये दोनों हीरोज हैं एक तो इस के हवाले से, तो दोनों को हम खिराज तहसीन पेश करते हुए इनको वेलकम भी करेंगे इस में। अली और फिजा, सबसे पहले जो भी जवाब देना चाहे, आप कैसे हैं और कैसी गुजरी है जिंदगानी, और खास तौर पर ये जो आपकी अचीवमेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्टार्टिंग विद फिजा। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी गुजर रही है, और क्योंकि हम लोग ने अपने गोल्स अचीव किए हैं, हमारे ख्वाब पूरे हुए हैं, और यही है कि बस ख़ास फूड के साथ लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी अचीवमेंट को भी एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ जो एक कॉन्सेप्ट था हमारा देना कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी जा सकती है, ये मैसेज भी लोगों की तरफ चला गया है। वरना लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये नाबीना है तो शायद नाकारा है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरों के सहारे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये मैसेज भी हमें लोगों को देना था, और ये आपने बहुत अच्छे से मैसेज दिया है फिजा। मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट करूंगी आप दोनों को, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर जानना चाहूँगी, नॉर्मली अली ख़वातीन को कुकिंग का शौक होता है, और फिजा को हमने देखा है कि फिजा से तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, इन्हें खाना बनाने का शौक था। आपको खाना खाने का शौक था या खाना बनाने का भी शौक था?
अच्छा जी, मुझे खाने का शौक तो है ऑफ कोर्स, और खाना बनाने का जहाँ तक शौक है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और होता जा रहा है। तो वैसे हमारे यहाँ जो वो बात आप करें ना, वैसे तो आपको पता है ऑन अ लाइटर नोट कि दुनिया के जो बेस्ट शेफ्स होते हैं वो मेल ही होते हैं, लेकिन मैं फिज़ा को इसमें बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा। और हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बेस्ट शेफ़ हैं या चीफ शेफ़ हैं वो फिज़ा ही हैं, और जो रोल्स हमने डिफ़ाइन किए हुए वो मेनली जो किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फिज़ा को संभालनी होती है, और जो बाकी ऑपरेशनल मार्केटिंग और जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो मेरी होती है। अच्छा अली, ये कोई इतनी आसान बात नहीं, इतनी आसानी से कर रहे हैं कि जी खाना बन गया और दे दिया। इसमें बड़े ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, यानी कि पहले जाके मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करना, फिर किचन में आके खाना बनाना, फिर उस खाने को डिलीवर करना। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके जरिए होता है। तो हमें ये प्रोसीजर पूरा समझाइए। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सिंस यू कैन नॉट आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो मसला नहीं होता बहुत ज़्यादा? कैसे हैंडल करते हैं इसको? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक चैलेंजिंग काम ज़रूर है। अच्छा, इस मामले में आई थिंक मैं जो क्रेडिट है वो फैमिली को ज़रूर दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है बहुत सारे मामलात में। जो इसका प्रोसीजर होता है वो जो डिजिटल मीडिया आजकल आपको पता है थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मैनेज ऑल द डिजिटल मीडिया, और क्योंकि अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, जो आप जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से जो है वो कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो उस एंड पे तो मैं कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ, बाकी एंड्स पे भी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी एंड्स पे नहीं हूँ। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ऑपरेशनल मामला, इंग्रेडिएंट्स और परचेजिंग वगैरह, ये काम है ज़रूर चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं ना तो मेरा ख्याल है फिर कोई और चैलेंज जो है वो चैलेंज नहीं रहता। जबरदस्त। अच्छा फिजा, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का खाना आप बनाती हैं, और जिस तरह से आप ऑर्डर जब लोग आपको देते हैं कि हमें इस तरह का खाना खाना है, तो आपने प्रॉपर कहीं खाने की ट्रेनिंग ली या आपको शौक था तो इसीलिए आप ये खाना बहुत ज़बरदस्त बना लेती हैं? अच्छा, हम लोग बेसिकली हम लोग देसी खाना बनाते हैं, बस उसमें हमने चाइनीज़ को इंक्लूड किया हुआ, जैसे जिंजर चिकन, फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। अदरवाइज हमारा जितना भी मेन्यू है वो देसी मेन्यू है। और खाना बनाने का मुझे बहुत शौक था, तो पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सीखा। इसके अलावा जो मैंने सीखा है वो मैंने शेफ़ जाकिर से सीखा है, वो मेरे टीचर हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। जितना भी मुझे आता है कुकिंग में, जो मेरी एक्सपर्टीज है, उसका सारा क्रेडिट शेफ़ जाकिर को जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई तो मैं करना चाहता हूँ कि लोग अक्सर मीडिया पे आने वाले लोगों को जज कर रहे होते हैं ना कि सिर्फ ये तो यही करते रहते हैं। अब ये शेफ़ जाकिर साहब की कितनी बड़ी नेकी है कि उन्होंने कैसा पौधा लगाया कि उनके जरिए एक विजुअली इम्पेयर्ड खातून जो है वो अपना रिस्क कमा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ जाकिर साहब। अच्छा, पैसे कितने कमा लेते हैं महीने के? हाँ जी, ये बड़ा जो है वो मुश्किल सवाल है। More of a personal question, but if you want to answer. आई थिंक मैं आपके साथ जरूर ऑफ एयर इसको शेयर करूंगा। अभी अगर शेयर किया तो वो आपको पता ना FDR वाले नोटिस कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे अली और फिजा, नॉर्मली जब आप लोग इस तरह की किसी जो कह लें एक कमज़ोरी का शिकार होते हैं, तो आप नॉर्मली अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसको बहुत सारी एफर्ट भी करनी पड़ती है, और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द होते हैं जो आपको डिस्करेज भी करते हैं। आप लोग दोनों ने अपने मोटिवेशन लेवल को किस तरह से मेंटेन रखा, हम ये जानना चाहेंगे। फिजा आपसे पूछूंगी पहले मैं, फिर अली की जाने आऊंगी। डिस्करेज मतलब जब भी कोई डिस्करेजमेंट होती है ना, तो वो भी एक आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अब ये इधर से डिस्करेजमेंट आई है ना, तो इनको प्रूव करके दिखाना कि जो ये सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें इनको करके दिखाना कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो जब हम करके दिखा देते तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आपकी हाई हो जाती है। तो आपने वैसे शुरू में कहा कि जिंदगी अच्छी गुजर रही है, हमारे ख्वाब पूरे हुए, जो करना चाहते थे हमने किया। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके क्या ख्वाब थे, क्या गोल था आपका जो आपने अचीव किया अब तक, तो आप हमसे शेयर करेंगे? अच्छा, जब मैं ब्लाइंड हो गई थी तो ज़ाहिर है ज़िंदगी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि जीना है तो कैसे जीना है। तो वो जो एक पूरी जर्नी थी कि वापस से नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, मतलब डिसेबिलिटी होने के बाद आपका बिल्कुल ज़ीरो लेवल हो जाता है, लर्निंग का भी, अचीवमेंट का भी, हर चीज़ का। तो वापस ज़िंदगी की तरफ जाना, सक्सेस की तरफ जाना और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार के लोगों को ये दिखाना कि बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, चाहे वो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी हो या वो मेरी
प्रोफेशनल ज़िंदगी हो, मैं दोनों ज़िंदगियों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ज़िंदगी गुजारी हूँ। और इसमें मैं कामयाबी का क्रेडिट किसी भी तरह अपने आप को नहीं दे रही, इसमें सिर्फ एक अवेयरनेस दे रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अगर कोई चीज़ एक चीज़ की कमी रखी है ना, तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी सलाहियतें दी हैं, अगर हम उन्हें सही से इस्तेमाल कर लें तो हम बहुत अच्छी और सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख्वाबों में मेरा एक ख्वाब ये था कि मेरा बहुत ज़्यादा शौक था कि वैसे तो ये सोचना भी बहुत पहले की बात है कि सोचना भी कि ब्लाइंड है, ये कैसे कुकिंग करेंगे, हाथ जल जाएगा, कट जाएगा, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा एक ख्वाब था कि हम अपना फूड का कोई ना कोई मेरा ख्वाब था कि हम अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे, कोई बहुत सक्सेसफुल सा जो पाकिस्तान का टॉप रेस्टोरेंट होगा। इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा अगर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है तो। और अभी आपने बहुत कुछ करना है अली एंड फिजा, थैंक यू सो मच एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि आपकी माजूरी जो है या कोई भी कमजोरी है आपकी स्ट्रेंथ के आगे आ सकती है, तो आपने उसको बिल्कुल गलत साबित किया। आपने इतना ज़बरदस्त काम करें। जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम ज़रूर कहेंगे आप फिजा और अली को ज़रूर सपोर्ट करें। ख़ास फूड्स के नाम से इनका वेंचर है और ये खाना बनाते हैं और लोगों को डिलीवर करते हैं। इनको इनकरेज करें, इनको सपोर्ट करें क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। और हम भी जब इंशाल्लाह कराची आएंगे, क्योंकि लाहौर तो आप डिलीवर करेंगे नहीं हमें, लेकिन जब भी हम कराची आएंगे ज़रूर खास फूड्स और फिजा और अली के हाथ का खाना ज़रूर ट्राई करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आप जो भी करें ज़रूर, हम इस पे आज नौजवानों का आलमी दिन भी था, तो ये दो नौजवान एक इस्तारा हैं तरक्की का, कामयाबी का और डिटर्मिनेशन का। हमने आपके सामने इनको पेश किया। ज़रूर इनको और इन जैसे सभी लोगों को सपोर्ट करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्लान फॉर पाकिस्तान के तहत हमारी सारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाले, शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तो उसके हवाले से हमने तो पौधे लगाए, लेकिन हिना न्याजी ने कैंसर केयर हॉस्पिटल में पौधा लगाया। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जिस तरह इन्होंने ये हस्पताल बनाकर कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत सारी यहाँ पे सहूलियात फराहम की हैं और यहाँ पे उनका मुफ्त इलाज होता है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस हस्पताल को एक पौधे की तरह बनाया है जिसके साए से बहुत सारे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज मैं यहाँ पर एक पौधा लगाने आई हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सदका जारिया भी है और सुन्नत नबवी भी है। मैं आपके सामने यहाँ पे पौधा लगाऊंगी और जो हमारी कैंपेन है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, जिसको हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको फ्यूचर में भी प्रमोट करें। प्लांट्स फॉर पाकिस्तान हमारी एक और कैंपेन है जिसका मकसद है कि पाकिस्तान में बहुत सारे दरख्त लगाएं ताकि सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान हो। और आई थिंक इससे खूबसूरत तोहफ़ा हम अपनी आने वाली नस्लों को नहीं दे सकते। अभी मैं यहाँ पर दरख्त लेकर आई हूँ, मैं वो लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सिंपल होता है, कितना ईजी होता है। और अगर आप इसकी देखभाल करें तो आपके घर में, आपके इर्द गिर्द माहौल जो है वो खुशगवार हो सकता है क्योंकि मौसम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सांस हम जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो होता है, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा फ़िज़ा जो है वो साफ़ होगी। हम डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लेंगे और उनसे पूछेंगे कि दरख्तों की अफादियत क्या है, क्या फ़ायदे हैं। लेकिन पहले मैं पौधा लगाऊंगी अपने हिस्से का। और ये हम पौधा लगाने के बाद इसको पानी देंगे। इट वॉज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। आपके अगर घर में थोड़ी सी भी जगह है, आपके गार्डन में है, आप ये पौधा लगा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कैंसर केयर हॉस्पिटल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद रसूल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि दरख्त हमारे माहौल के लिए कितने ज़रूरी हैं और पौधे लगाना कितना अहम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। दरख्त और या हर किस्म का प्लांट जो ग्रीन प्लांट है, ये सबको पता है और पता होना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट के लिए, इंसान की सेहत के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये भी सबको पता है बच्चों को कि इससे ऑक्सीजन पैदा होती है। हाँ जी। नंबर 2 ये है कि ये जो आपकी ज़मीन है, सॉइल है, इसको ये बिल्कुल सही और उसको बिल्कुल इरोजन से और इस चीज़ों से बचाती है। नंबर 3 ये है कि ग्रीनरी जो सी है वो वैसे भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप
बल्कि कहते ये हैं कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके कमरे में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ग्रीन हो, ताकि आप उसको देखें तो आपकी जो दिन की थकावट है वो कम हो जाती है और यू फील फ्रेश। नाज़रीन, मैंने तो अपने हिस्से का पौधा लगा लिया। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी एक्सप्रेसो के, एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कि आप भी अपने हिस्से का पौधा लगाएं। अगर आपके घर में, आपके गार्डन में या इर्द गिर्द कोई भी ऐसी जगह है जहां आपको लगता है कि पौधा लग सकता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप जाएं, पौधा खरीदें। लिबर्टी चौक से आपको फ्री वो पौधे दे रहे हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं, आप वहाँ से वो पौधा ले सकते हैं और आके अपने घर में लगा सकते हैं। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। ओवर टू यू गाइज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी पौधा लगाएंगे और हमारे माहौल को खुशगवार बनाने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया। और अब वक्त हुआ चाहता है सफर शर्त का, बोल लीजिए। नहीं, आप बोले। सफर शर्त का वक्त हुआ चाहता है और हम आपको बताएंगे आज सहरा इत्थर के हवाले से कि इसको एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो देखते हैं सहरा नवद के खुतूत में आज का सफर शर्त। पारकर में वीरवाह मंदिर है, न कोई देवदासी न कोई जलता दिया, खामोशी है। लेकिन मंदिर के दरो दीवार इस खामोशी में भी जैसे बोल रहे हों। वीरवाह मंदिर के दरो दीवार बोलते हैं, अपनी तारीख सुनाते हैं। माहिर आसार कदीमा इश्तियाक अहमद इंसारी ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपनी फतह के बाद बुढ़ेसर रुके। बुढ़ेसर सिंध की कदीम आबादियों में से एक है, जिसके गिर्द पारी नगर, वीरवाह, कासबो जैसी जगह हैं। यहाँ हर मंदिर और मस्जिद कदामत की चादर ओढ़े हुस्न में अपनी मिसाल आप हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त और सरा नवद जो है एक ख़त आपको वीरावाह जैन टेम्पल, जैन मंदिर से लिखना चाहता है और अहवाल देना चाहता है इस खूबसूरत मंदिर का। और इतना खूबसूरत इसकी जो तारीख़ है, इसका जो इस पर जो कार्विंग है, इसकी मेरे पास तो कम से कम कोई अल्फाज नहीं है। इन बेजान मूर्तियों और ठीकरियों में जान कब पड़ती है, इनमें जान तब पड़ती है जब आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव पढ़ते हैं, जब आप कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया पढ़ते हैं, और फिर आपको हर बर्तन पारोशनी का बर्तन दिखाई देता है। फिर आपको हर रुख ऐसे दिखाई देता है जैसे इसी पे गौतम नीलंबर जो है इसके ऊपर चढ़ा हुआ था और मुख्तलिफ इलाकों में ये सफ़र कर रहा था। इल्म दानिश के हवाले से अगर देखा जाए तो वो दौर एक ऐसा दौर था जिसमें इल्म की खातिर बहुत दूर दूर तक सफ़र किया जाता था। और इस वक्त यकीन करें कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल आग का दरिया है, उसके जो पहला वो जो बाब है, वो इस वक्त पूरी उसकी इमेजरी मेरे जहन में है। वीरावाह का जो जैन टेम्पल है, इसकी तारीख़ जो है वो बहुत ही कमाल है, 13वीं सदी तक है। और इसके हवाले से जो इसकी हुकूमत ने इस वक्त ये बड़ा खूबसूरत इक़दाम किया है, जो आप ये देख रहे हैं कि वो जो शेल्टर के नीचे सेव किए हुए हैं इसकी बहुत सारी चीज़ें, और ये खूबसूरत चीज़ है और इसकी रेनोवेशन का काम भी जारी है। इसके हवाले से आर्कियोलॉजिस्ट ने कितना काम किया ये तो मेरे इस वक्त इल्म में नहीं है, लेकिन अब आप सबसे पहले ये जानिए कि वीरावाह की जो जैन टेम्पल है इसकी तारीख क्या है। वीरवाह मंदिर की तारीख बहुत दिलचस्प है। इस इमारत में बैक वक्त आपको सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और गुंबद की साख्त नजर आती है। वीरवाह के हवाले से एक दिलचस्प कहानी सुनिए। यहाँ एक मूर्ति हुआ करती थी। कैप्टन रेक्स के मुताबिक ये मूर्ति या पुतला सफेद संगे मरमर से बना हुआ था, 11 फुट लंबा था और 100 रुपए में बनवाया गया था। मूर्ति की गर्दन पर हीरे की कनी लगी हुई थी और सीने पर भी दोनों इतराफ 2 हीरे की कनियां लगी हुई थी। मुकर्ररा वक्त पर इस पुतले को अंदर से निकाल कर चबूतरे पर रखकर आम दर्शन कराया जाता था।
1716 में वीरवा का सत्तूजी सोडो इस पुतले को जबरदस्ती बाकासर ले गया और वहां एक नीम के नीचे इसे गड़वा दिया। हर 12वें महीने बाद उसको निकलवा कर मेला लगाता और खूब माल कमाता। उसके बाद सत्तूजी ने पुतला उठवा कर वीरवाह में रख दिया, जहां सालाना मेला लगाना भी बंद कर दिया गया। सिर्फ जो ज़ियारत करने वाले बड़ी रकम नजराना करते उन्हें दीदार करवा दिया जाता था। आखिर पालनपुर के कुछ साहूकारों ने बहुत बड़ी रकम की अदायगी के बाद इस पुतले को उठवा लिया। जहां सोईगाम और मोरवाड़ में इसकी ज़ियारत की जाती। सोईगाम में पहला मेला 1766 में लगा, जबकि मोरवाड़ में 4 मेले लगे, 1778, 1796, 1810 और 1822। फिर 1824 में वीरवाह में मेला लगा। इस तरह ये पुतला हमेशा सोडों के कब्जे में रहता चला आया। 1832 में पोंजू सोडो सिंध के मीरों से लड़ता हुआ मारा गया और किसी को भी खबर न हुई कि उसने ये पुतला कहाँ गड़वाया हुआ है। इस तरह 456 साल की गर्दिश के बाद ये पुतला हमेशा के लिए गुम हो गया। वीरवा मंदिर दास्तान गो है। ऐसी कई कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि कैसे ये मंदिर 700 साल से अनगिनत कहानियों का शाहिद है। इस मंदिर की ये इमारत अजूबा है। छोटी सी ये इमारत हैरत अंगेज जुजियात लिए हुए है। मंदिर के चारों तरफ ऐसे आसार हैं कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। यह मंदिर आज भी झाड़ियों और दरख्तों में घिरा हुआ है। ये सारा माहौल देखकर ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। ये तमाम कुछ कितना कीमती है, इस हवाले से जो अगर शायराना मदद ली जाए तो वो कहा जाता है ना कि ले सांस भी आहिस्ता। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सांस भी आहिस्ता लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसके कारीगरों को इमेजिन करते हैं कि आज से कितना ज़माना कबल, क्या खूबसूरत अंदाज में, कितनी बारीकी का काम है इसमें, वो कौन से औजार इस्तेमाल किए गए, वो क्या फनकार थे, कितना वक्त लगाते थे, और उनकी इस तमाम जो जितनी भी मेहनत है और उसके पीछे अकीदत जो है वो किस कदर कार फरमा थी। और यकीनन ये जो शाहकार हैं ये फ़कत मेहनत से पैदा नहीं हो सकते जब तक कि आपके पीछे वो एक जज्बाती वाबस्तगी या अकीदत या एक इश्क या एक मोहब्बत, उस तरह के जज्बे कार फरमा नहीं होते। और ये जब जज्बे और मेहनत मिलती है तो उनका जो नतीजा है वो इस तरह के शाहकारों की शक्ल में नज़र आता है। सरा नवर्द इस खत में आखिर पर वस्सलाम लिखने से पहले हाशिया निगारी के तौर पे बस सिर्फ ये कहना चाहता है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो वक्त निकाल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिटेल्स हैं, इतनी जुजियात हैं कि वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। और यहाँ पे आप अगर वक्त निकाल के आएंगे तो यकीन कीजिए कि आप एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जैसे आप माजी में हैं, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में भी कोई बिल्डिंग नहीं है, जंगल है, मुकम्मल तौर पे जंगल है। और इस जंगल के अंदर ये जो टेंपल है वीरवाह का, ये इसका हुस्न, इसकी कदामत और इसके अंदर ये जो कार्विंग है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको सहरज़दा कर देती हैं। और अब आखिर पे वस्सलाम कहने का वक्त आ गया। सो वस्सलाम, अगले खत तक के लिए इजाज़त।
बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं हम उस सिलसिले की जो कि पिछले कई दिनों से जारी है। 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ आम डॉक्यूमेंट्री से जो आपको दिखा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं अदब के हवाले से। और मौजू आज का ये है कि क्या अच्छा अदब लिखा नहीं जा रहा या हम में पढ़ने की रिवायत खत्म हो गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रिटिकल मौजू है अहमद से, और इसी पे आज हमने बात करने की कोशिश की है। सो देखते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। लाहौर और कराची पाकिस्तान के बहुत बड़े अदबी मरकज हुआ करते थे। मुशायरों की रवायत थी और लाहौर के बागात और चाय खानों में अदबी महफिल शहर की पहचान थी। पाकिस्तान ने बहुत बड़े अदीब और दानश्वर पैदा किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस हुआ जैसे अब कुछ अच्छा नहीं लिखा जा रहा, या कम से कम कुछ बड़ा नहीं लिखा जा रहा। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या अच्छा लिखा नहीं जा रहा या हमारे यहाँ पढ़ने की रवायत खत्म हो रही है। 2 दहाइयाँ कबल पाकिस्तान में दानिश्वरों और अदीबों की हैसियत सेलिब्रिटीज की थी। किसी अदीब या शायर से ऑटोग्राफ लेना बड़ा एजाज समझा जाता था। यहाँ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब कुछ अच्छा नहीं लिखा जा रहा और अदीब और दानिश्वर नापैद हो गए हैं, या अच्छा लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ने की रिवायत ख़त्म हो गई है। अच्छा अदब भी लिखा जा रहा है और पढ़ने की रवायत भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दोनों की मिकदार में, तादाद में, मिजाज में कमी ज़रूर है। जब से आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों का रवाज हुआ है तो आपके वो 25-30% बच्चे जिन्होंने आगे चल के किताबें ख़रीदनी होती हैं या अदब पढ़ना होता है, वो उर्दू में अपना नाम नहीं लिख सकते। तो जाहिर है कि वो एरिया जो खाली हो गया है, वो लोग जो बच्चे आ रहे हैं, उसकी वजह से ये फीलिंग हो रही है। अच्छा अदब ना सिर्फ लिखा जा रहा है बल्कि पढ़ा भी जा रहा है, और पहले से ज़्यादा पढ़ा जा रहा है और ज़्यादा अच्छा लिखा जा रहा है। अदीब की जगह वो चूँकि आपके एंकर और ये कॉलम नगारों ने ले ली है, तो इन्हीं पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है सुनने के लिए, और इन्हीं के कॉलम आम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए वो कहा जाता है कि चूँकि नावल और अफसाना और शायरी ये अब गोया लिखी ही नहीं जा रही। मुझे 50 साल हो गए लिखते हुए कम से कम। अदब जमूद का शिकार है। अब ये जमूद का शिकार किन के लिए है? उनके लिए जो अदब पढ़ते नहीं, या जो फिक्स हो गए हैं, जो आइंदा जनरेशन लिख रही है उसको नहीं पढ़ रहे। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये इर्तिकाब होता रहता चीज़ों का। कोई चीज़ जो है खला पैदा नहीं होता, आगे चीज़ें चलती रहती हैं। उनका एंगल मुख्तलिफ होता है, जो लोग आते हैं उनका नुक्ता नज़र डिफरेंट होता है। कि वो जो हमारे ज़माने थे ना आगाज़ के, वो जो रीडर था बड़ा भोला भाला था, वो यकीन कर लेता है। मिर्ज़ा अदीब को मैं हवाला देता हूँ कि सहरा नवर्द के खतूत क्लासिक है उर्दू अदब की, और मिर्ज़ा साहब बाटी दरवाजे से बाहर कभी नहीं गए थे, देखा ही नहीं था, लेकिन रीडर ने भी नहीं देखा था, चुनांचे वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर दौर का अपना एक तकाजा होता है, उसके हिसाब से ही अदब लिखा जाता है। मैं ये तो नहीं समझती कि ना कहूँगी कि अच्छा अदब लिखा नहीं जा रहा। हर इंसान अपने हिस्से का काम ज़रूर कर रहा है, अपने हिस्से की शमा जला रहा है। सिर्फ ये कि दौर बदल गया है तो इस हिसाब से कम ज़रूर हो गया कुछ। मेरा ख्याल है पहले अदब की तरफ तवज्जो ज़्यादा थी, अब कम है। अच्छा अदब लिखा जा रहा है और जो अदब पढ़ने वाले हैं वो अदब पढ़ भी रहे हैं। हर 50 साल के बाद, 60 साल के बाद ये शोर उठता है कि अदब मर रहा है, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। तालीम बढ़ रही है, खानगी की शरह बढ़ रही है, किताबों की इशाअत बढ़ रही है। बच्चों में अदब पढ़ने की रिवायत होगी तो यही बच्चे बड़े होकर संजीदा अदब का मुतालिया करेंगे। लेकिन बच्चों का अदब बहुत कम लिखा जा रहा है। बच्चों के अपने मैगजीन्स हुआ करते थे जिनमें तालीम व तरबियत और नौनिहाल नुमायां थे, लेकिन अब बच्चों के मैगजीन भी कम नजर आते हैं, जबकि अखबारात में भी बच्चों के सफ़हात दिखाई जरा कम ही देते हैं। जबकि दूसरी तरफ वालिदैन भी बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियों की हौसला शिकनी करते नजर आते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों के अदब की तरफ हमारा रुझान कम क्यों हो गया है? क्या यही वजह तो नहीं कि हमारे यहाँ बड़ों का अदब भी जवाल का शिकार है? बदकिस्मती से बच्चों का जो अदब है वो हमारे यहाँ कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रहा,
और वेस्ट के मुकाबले में हमने बच्चों के लिए अच्छा तख्लीकी अदब जो है, ऐसा अदब जो उनकी नफ्सियात के करीब हो, वो नहीं तख्लीक किया है। ये डेफिशिएंसी पीछे से चली आ रही है। इसको एसोसिएट करना अदब के अमूमी ज़वाल के साथ वो शायद मुनासिब नहीं है। और जो हर बच्चा जो है उसको ये बता दिया गया है कि जो अच्छी नौकरी, अच्छी मुलाजमत, अच्छी तनख्वाह उन बच्चों को मिलेगी जो मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे या बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में काम करेंगे। और उसके लिए अंग्रेज़ी जो है वो एक बुनियादी ज़बान है। अंग्रेज़ी की कॉमिक्स पढ़ने के बाद बच्चा उर्दू की किताब जो बच्चों की है वो पढ़ेगा, मैं नहीं समझता। बच्चों के जो वालिदैन हैं वो उन्हें किसी तरीके से किताब से दूर करके उन्हें लैपटॉप और ये मोबाइल फ़ोन और इस पर उनकी तवज्जो डिवर्ट। लेकिन फिर भी इंग्लिश में अभी भी अच्छा अदब बच्चों का लिखा जा रहा है। उर्दू के हाल बताइए हो गया है कि हमारे वालिदैन चूँकि ख़ुद बच्चों को उर्दू पढ़ाना ही पसंद नहीं करते, ज़्यादा वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। पहले ज़माने में जैसे सूफ़ी तबस्सुम और दीगर हमारे बड़े बड़े लिखने वाले बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखते थे, हम भी पढ़ते थे बचपन में। अब कम क्यों हो गया? इसलिए कि एक तो हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी तवज्जो अदब पर इतनी नहीं है। फिर वो अंग्रेज़ी स्कूलों में क्योंकि पढ़ाया जाता है, उनको बेहतर तालीम की खातिर कि उनको अच्छी तालीम मिलेगी, तो इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू अदब पढ़ते ही नहीं हैं क्योंकि उर्दू के स्कूल इतने अच्छे नहीं होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं। ये सब बहुत मिली जुली बातें हैं, इसका एक जवाब नहीं हो सकता, बहुत से फैक्टर्स हैं। अदब को तो दहाइयों में बांटकर देखना नामुमकिन होता है, लेकिन पाकिस्तान में पहली 4 दहाइयाँ अदब के हवाले से सुनहरी दहाइयाँ कहलाई जा सकती हैं। उसके बाद टेलीविज़न और फिर सोशल मीडिया का दौर आता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया ने वो वक्त हमसे छीन लिया है जो अदब पढ़ने के लिए ज़रूरी था? क्या यही सोशल मीडिया अदब के फ़रोग में कोई मस्बत किरदार भी अदा कर सकता है? अदब के मयार के साथ सोशल मीडिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि ये एक भीड़ सी है जिसमें हर तरह का बंदा जो उसका अरबी से भी शायद ताल्लुक़ ना हो और वो भी अदब में मुँह मारता है। तो मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया का कोई डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक़ इससे है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसी मीडिया पे एक महदूद अक़लियत डेफिनेटली ऐसी है जो कि अदब से दिलचस्पी रखती है, उसका अच्छा ज़ौक़ भी रखती है और उसकी प्रमोशन में भी उसकी दिलचस्पी है, लेकिन ये लोग बहुत कम हैं। सोशल मीडिया का किरदार आजकल तो बड़ा अहम है क्योंकि हमने जब कोई चीज़ लिखनी होती है, हर शायर अदीब ने छोटी से छोटी बात तो वो बजाय किताब छपवाने के, जो एक बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत पैसे भी लगते हैं, वक्त भी लगता है, तो वो उस पर सोशल मीडिया पे शेयर कर लेते हैं। लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है, राब्ता भी रहता है। बस मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किताब आम होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। सारी दुनिया में सोशल मीडिया है, आपसे पहले है, आपसे ज़्यादा है, तफरीह के ज़राए आपसे ज़्यादा हैं। उनके यहाँ बैले है, मगरिब में बैले है, ओपरा है, थिएटर है, स्टेज है, फिल्मों की बहुतात है, ठीक है जी, और मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं तफरीह के, लेकिन सोशल मीडिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ किताबें नहीं छप रही हैं, किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं। पाकिस्तान में अदबी किताबें यूरोप में किताबों की दुकानों में जिन्हें जनरल बुक्स कहा जाता था गायब होना शुरू हो गई। लेकिन फिर हमने देखा कि पब्लिशर जो कि गायब होना शुरू हो गए थे, सोशल मीडिया की वजह से वापस लौटे और वो पैसे जो वो किताबों की दुकान को बतौर मुनाफा देते थे, उन्होंने अपनी किताबें डिस्काउंट पर सोशल मीडिया पर बेचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर आप सोफे पर नीम दराज होकर मुकम्मल यकसुई से अपने लिए किताब मुंतखब कर लेते हैं, बल्कि ढेर सारी किताबों से मन मर्जी का इंतखाब भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से डेफिनेटली चूँकि इसकी रीच बहुत है, तो यकीनन इसको अदब के फ़रोग के लिए या किताब के फ़रोग के लिए किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी मेथडोलॉजी बनानी पड़ेगी। जहाँ तक ऑनलाइन ताल्लुक़ है किताबों की, तो हमारे यहाँ अव्वल तो ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, और दूसरे ये है कि चूँकि लोग किताबें वैसे ही नहीं ख़रीद रहे, तो इसलिए शायद ऑनलाइन करने से भी कोई इतना ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ेगी। आपको आज का जो राइटर है उसको बहुत एक बुलंद सतह पे वो पहुँचेगा तो तब आपको पढ़ा जाएगा, वरना नहीं पढ़ा जाएगा। दर्जनों नए पब्लिशर आ रहे हैं और बेशुमार आप देखें किताबें छापे चले जा रहे हैं, तो वो किताबें कहाँ जाती हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया कंप्यूटर आने के बाद से अब सारी शॉपिंग ऑनलाइन होने लगी और बाद ऐसे इदारे कायम हो गए जैसे अमेज़ॉन वगैरह है कि जो किताबें आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं। सोशल मीडिया ने किताब की और पब्लिशिंग की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की है और उसकी ख़रीदारी में बहुत इजाफा हुआ है। ये कोरोना के दिनों में करोड़ों रुपए की ख़रीदारी लोगों ने घर बैठे किताबों की है, मैं इसका गवाह हूँ। यहाँ एक्सपो सेंटर में ये ऑफिशियल फिगर थी, एक दिन में 12 करोड़ रुपए की किताबें फ़रोख्त हुई। ठीक है, उसमें दरसी किताबें भी थी लेकिन उनमें लिटरेरी किताबें भी। और मेरी इनिशियली जो किताबें हैं उनमें से कोई भी 20-25 एडिशन से कम नहीं है। प्यार का पहला शायर के 75 से ज़्यादा एडिशन है। ये कौन लोग पढ़ रहे हैं भाई, अगर अदब जुनूद का शिकार है। कहा जाता है और दुरुस्त कहा जाता है कि किताब इंसान की सबसे बेहतरीन साथी है। हमारी सारी तरक्की का राज किताब के साथ ताल्लुक से वाबस्ता रहा है। किताब इज्तमाई शऊर का इजहारिया है और किताब दोस्त मुआशरों की तरक्की को किताब दोस्ती के सबब जुज़्वे ज़रबी लगता है। मादी और अखलाकी तरक्की तभी मुमकिन है अगर हम किताब दोस्ती को फ़रोग़ दें। सिर्फ इसी सूरत एक मिसाली मुआशरे की जानिब राह हमवार हो सकती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज रात 8 बजे खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ताहम दोनों जानिब से जो फाइनल 11 का फैसला ताहाल नहीं किया गया। कौमी टीम के 19 रुकनी स्क्वाड का तो ऐलान किया गया है, जिसमें आबिद अली, इमरान बट, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग लाइनअप का हिस्सा होंगे, जबकि बॉलिंग अटैक क्या होगा इसका फैसला विकेट और कंडीशंस देखकर ही किया जाए। बिल्कुल। और दूसरी जानिब केपीएल के मैचेस भी जारी हैं। पाक वेस्ट इंडीज के दरमियान ये जो टेस्ट मैच है, इसकी वजह से मैचेस के औकात में कुछ तब्दीली की गई है। 12 और 13 अगस्त को केपीएल का पहला मैच सुबह 10:30 बजे, जो कि अब से पहले शाम को यूजुअली हो रहे थे या आफ्टरनून में हो रहे थे, और दूसरा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 14 से 16 अगस्त तक मैचेस 3:30 बजे शुरू होंगे और फाइनल 17 अगस्त को शाम 7 बजे खेला जाएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट खासतौर पर क्रिकेट के हवाले से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो चूंकि कश्मीर में ही मौजूद हैं, केपीएल को भी वो मॉनिटर कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। इस हवाले से भी एंड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से भी मिर्जा साहब की राय लेते हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हम ओबियसली वेस्ट इंडीज पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। बारिश ने डिस्टर्ब किया, लेकिन हमने बहरहाल वो सीरीज अपने नाम की। तारीख में जब लिखा जाएगा तो पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती ही है। टेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमारा टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडियन स्क्वाड से मजबूत है, और जो गलतियां हम करते आए हैं पहले मैचेस के अंदर, क्या आपको लगता है कि हम नहीं दोहराएंगे इस सीरीज के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपको और अरमला दोनों को सुबह खैर। और आपने बिल्कुल सही कहा, एज कम्पेयर टू T20 टीम, वेस्ट इंडीज की ये टेस्ट टीम इतनी मजबूत नहीं नजर आती। उनके क्रेग ब्रैथवेट उनके कप्तान है, जेसन होल्डर साबिक कप्तान है, शाय होप, और उसके अलावा बेशतर खिलाड़ी उनके नए हैं, तो पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। अब से 4 साल कबल जब 2017 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में सीरीज जीती थी, तो सबको याद होगा आखिरी ओवर में यासिर शाह ने बोल्ड किया था उनके लास्ट बैट्समैन को और पाकिस्तान 2-1 से वो सीरीज जीता था। वो सीरीज मिसबाह-उल हक और यूनुस खान की आखिरी सीरीज थी। लेकिन इस सीरीज में बाबर आजम की सलाहियतों का इम्तिहान होगा। अब तक वो शॉर्टर वर्जन में तो बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा कर चुके, टेस्ट क्रिकेट में वो किस तरह की कारकर्दगी पेश करते। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एज होगा। अगर पास रिकॉर्ड को देखें वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान के, तो जो सीरीज खेली गई है वेस्ट इंडीज ने 4 जीती हैं, जबकि पाकिस्तान 1 जीता है। अच्छा। जो अब से 4 बरस कबल जीता था। तो इसका मतलब है एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। अब वेस्ट इंडीज की वो पिचेस नहीं रही, अब वेस्ट इंडीज के वो फास्ट बॉलर्स नहीं रहे, तो तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें और आपके ओपनर दोबारा स्पेशलिस्ट ओपनर वापस आ गए, इमरान बट, आबिद अली, बाबर आजम खुद है, फवाद आलम टीम में आ गए, तो मैं समझता हूँ थोड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। ठीक हो गया। मिर्जा साहब,
साहब T20 में तो हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वेन एवर इट कम्स टू टेस्ट मैचेस हमारी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहती, क्योंकि वही बात कि हमारे प्लेयर्स के आज स्टेमिना इश्यूज होते हैं, फिर जब टेस्ट में अब खेलने लगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ मसले शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस इस हवाले से भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा अरमला, हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस जो है अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। रैंकिंग भी हमारी एज कम्पेयर टू वनडे और T20 टेस्ट की इतनी अच्छी नहीं है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें, और उसकी बुनियादी वजह ये कि हमें कम टेस्ट मैचेस खेलने को मिले। अबे जो बाहर की सीरीज में कम मिले, पाकिस्तान में हमने खेला कमजोर टीमों के खिलाफ जैसे श्रीलंका, या फिर हमने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम को हमने हराया है पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में। तो पाकिस्तान को एक तो मौके कम मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर अगर इमरान दोनों टीमों का आप कंपैरिजन करें तो मुझे पाकिस्तानी टीम ज्यादा तजुर्बाकार, मजबूत और बैलेंस नजर आती है। इतलात ये भी हैं कि बारिश इस सीरीज को भी और खासतौर पे इस टेस्ट को भी डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरी जानिब अभी तक जो इब्हाम है वो पाकिस्तान के बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से है कि वो क्या बनेगा, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, सिंस शाहनवाज धानी की जाने बड़ी नजरें हैं कौम की? मेरे ख्याल में शाहनवाज दहानी को नहीं खिलाएंगे, ये खिलाएंगे मोहम्मद अब्बास को, कि जो स्विंग और सीम करते हैं, और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, और फिर यासिर शाह तो खेलेंगे, तजुर्बाकार यासिर शाह। मेरी अपनी राय में अभी ये शाहनवाज दहानी को मौका नहीं देंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है, और देखेंगे हसन अली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। आपको याद होगा पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही थी। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनको आराम कराया गया था टेस्ट सीरीज के लिए। तो मैं समझता हूँ दहानी को तो नहीं खिलाएंगे, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। फिर ऑलराउंडर्स में क्या ये फहीम अशरफ को खिलाते हैं, क्योंकि वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस की अगर बात करूं तो फहीम अशरफ का एडवांटेज भी होगा, और यासिर शाह एज अ लेग स्पिनर जो है वो खेल सकते हैं। तो जो हमारी हम इससे पहले वनडे सीरीज खेल के आ रहे हैं, उसमें तो हम बहुत से मैचों में 50 ओवर्स तक पूरे नहीं खेल पाए थे, आपको याद है। 50 ओवर से पहले हम कोलैप्स कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट तो बड़ी पेशेंस की क्रिकेट है, बड़ा आपको सुकून से विकेट बचाकर रन स्कोर करने होते हैं। डू यू थिंक हमारे इस बैटिंग कॉम्बिनेशन के अंदर इतने गट्स हैं मौजूदा सूरत हाल को लेकर कि वो सर्वाइव करेंगे? चाहे बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी बैटिंग भी तो इतनी अच्छी नहीं है आजकल मेरे साथ। लेकिन इमरान, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टीम में फवाद आलम है जो फंस के खेलता है क्रिकेट की इस्तिलाह में। इस टीम में आबिद अली है जो बड़ा हेड डाउन करके खेलता है। फिर उसके अलावा कप्तान बाबर आजम है। तो अगर आप इस बैटिंग लाइनअप को देखें, इमरान भट्ट ने भी रन स्कोर किए थे लास्ट सीरीज में, इसीलिए उन्हें मौका दिया गया है। तो अगर बैटिंग लाइनअप को देखें, टॉप ऑर्डर्स में अगर आप इमरान भट्ट, आबिद अली, बाबर आजम, फवाद आलम, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान शॉर्टर वर्जन में रन्स कर रहे हैं। अब देखते हैं टेस्ट मैचेस में वो क्या करते हैं। और फिर हसन अली ने भी रन्स किए। तो मैं समझता हूँ बैटिंग बेहतर है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को देखते हुए मेरे ख्याल में हमारी बैटिंग उनको टफ टाइम दे सकती है। और मिर्जा साहब, व्हाट अबाउट आवर बॉलिंग लाइन, उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि अभी तक तो प्रॉपर्ली उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो विकेट और कंडीशंस देख के कहा जाएगा। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस है आपका बॉलिंग लाइन को लेकर? अरमला, हमारी बॉलिंग में मेरे ख्याल में यासिर शाह विल प्ले अ लीड रोल, क्योंकि लेग स्पिनर्स को वेस्ट इंडियन ज्यादा अच्छा नहीं खेलते, और लास्ट सीरीज में भी यासिर शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। ये शादाब खान को तो नहीं खिलाएंगे टेस्ट मैचेस में। मुझे नहीं लगता कि 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, लेकिन यासिर शाह कैन बी द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम। और उसके अलावा शाहीन आफरीदी ने बड़ा इंप्रूव किया है, हसन अली है, मोहम्मद अब्बास आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ बॉलिंग खासी मुतवाज़िन है हमारी। ठीक है, आप जो कि आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग को भी कवर कर रहे हैं, एक तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट का स्पिरिट कैसा देखा आपने? क्योंकि यू बीन कवरिंग सो मेनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एज वेल, और पाकिस्तान के PSL को भी आप जानते हैं। इस ओवरऑल स्पिरिट क्या है? क्या जो एक लीग का स्पिरिट होता है डोमेस्टिक, वो बिल्ट हुआ है पहली लीग के अंदर? और ओवरऑल क्या तज्जिया आपका KPL को लेकर? देन हम थोड़ा मैचेस और टीम्स पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, लीग की एक स्पिरिट डेवलप हो गई है। मैं मुजफ्फराबाद में हूँ और यहाँ लोगों में क्रिकेट का बेपनाह जोश व खरोश है। NCOC ने अगर 30% तमाशाइयों के बैठने की इजाजत दी है, लेकिन उसके बावजूद लोग मैदान के बाहर सरगर्दा और परेशान घूमते रहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें अंदर जाने का मौका मिले। और ये स्टेडियम जो मुजफ्फराबाद का है इमरान, एक ऐसी जगह पर है कि लोग अपने घरों से भी मैच देख रहे हैं और लोग जो है वो बाहर से भी, ऊपर हाइट से भी जाकर मैच देख रहे हैं। तो मतलब लोगों में बहुत जोश और जज्बा है
पहली मर्तबा कश्मीर में इस तरह की लीग हो रही है। अगरचे गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आए, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी रंग जमा दिया है। जो मैचेस हो रहे हैं, लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ, एक मैच जो है वो सुपर ओवर में गया, एक हैट्रिक हो चुकी है मोहम्मद वसीम जूनियर की, एक सेंचुरी बन चुकी है जीशान अशरफ की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा फ्लेवर आ गया है और कश्मीर प्रीमियर लीग आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए पहचान बन सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि जो मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम है, ये किसी मौके के ऊपर आके किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी भी कर सकता है? बिल्कुल इमरान, इतना खूबसूरत स्टेडियम है। मैंने पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत, पहाड़ों के दामन में वाक़ है। आप भी मेरे दाएं जाने पहाड़ है और जहाँ पर दरियाए कुनहार जो है दरियाए जेहलम से मिल रहा है, और स्टेडियम जो है उसमें जो लाइट्स लगाई गई, 6 लाइट टावर्स है, और बिल्कुल ये लुक देता है साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन का जो स्टेडियम है न्यूलैंड्स, बिल्कुल उसका लुक देता है। इंतहाई खूबसूरत रंगारंग मैदान है। अगर आप आए तो आंखें खीरा हो जाती हैं, जो मैं शकील उर्दू अगर कहूँ तो इस स्टेडियम को देखकर आंखें खीरा हो जाती है। तो जिस तरीके से टीम कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, हमारे टॉप स्टार्स हैं, शोएब मलिक हैं, शाहिद आफरीदी हैं, कामरान अकमल हैं, बहुत मेन स्ट्रीम के हमारे प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, उन कॉम्बिनेशंस को आप कैसे देख रहे हैं? और इस वक्त आपके ख्याल में विच इज द टीम दैट यू फील इज परफॉर्मिंग बेस्ट राइट नाउ इन केपीएल? देखिए, शाहिद आफरीदी 42 बरस की उम्र में, उन्होंने पहले तो 80 अपनी पैदाइश बताई थी, बाद में कहा 1-2 साल आगे कर ले, तो उस लिहाज से 42 बरस की उम्र में शाहिद आफरीदी सुपर फिट है। और इसी तरीके से 39 बरस की उम्र में शोएब मलिक सुपर फिट है। जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे लगता है कि रावलाकोट हॉक्स, जिसकी कप्तानी शाहिद आफरीदी कर रहे हैं, वो मजबूत नजर आती है। और इसके अलावा मुजफ्फराबाद टाइगर्स जो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का पार्टनर है, मुजफ्फराबाद टाइगर्स जो है वो बड़ी मजबूत टीम मुझे नजर आती है। हफीज उसकी कप्तानी कर रहे हैं, और इसके अलावा भी टीमें हैं, लेकिन ये 2 टीमें जरा डिफरेंट टीमें हैं। अगरचे मीरपुर रॉयल्स कल सुपर ओवर में जीती, शोएब मलिक उसके कप्तान है, शान मसूद जो है वो बाग स्टैलियंस के कप्तान है। टीमें बैलेंस्ड हैं। इमाद वसीम जो है वो ओवरसीज वॉरियर्स के कप्तान है। तो ये सारी टीमें बैलेंस्ड हैं, लेकिन 2 टीमें मुझे ज्यादा बेहतर नजर आती है, रावलाकोट की टीम और उसके अलावा मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम। ठीक हो गया। तो मिर्जा साहब, ये जो भी हम इतने जबरदस्त अपने सीनियर प्लेयर्स की बात करें, जिसमें शोएब मलिक का नाम लिया आपने, शाहिद आफरीदी का नाम लिया, एम एस शहजाद खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये ट्रीट है बहुत सारे क्रिकेट लवर्स की, जो अब इनको मेन टीम में नहीं देखते और इस तरह की लीग्स में, इस तरह के टूर्नामेंट्स में देख रहे हैं। देखिए अरमला, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर जो है श्रीनगर है, जहाँ का बॉर्डर है, और 90 किलोमीटर इधर जो है अमन का पैगाम जा रहा है, क्रिकेट हो रही है, बरकी कुमकुमों की रोशनी में जगमगाता है रात के वक्त मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम। और इन प्लेयर्स की मौजूदगी से आजाद कश्मीर में यंगस्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक यंगस्टर आया है जमान खान, फास्ट बॉलर, बड़ा अच्छा है आजाद कश्मीर का। एक फास्ट बॉलर सलमान इरशाद है, जो पहले खेल चुका है लाहौर कलंदर से, इस वक्त टॉप विकेट टेकर है। तो ये आजाद कश्मीर के प्लेयर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के उन सुपरस्टार्स के साथ जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनके साथ खेले और खेलने के साथ साथ कुछ सीखें भी। ठीक है, तो ये इंडिया ने एतराज किया था कि अगर केपीएल होती है तो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, हम अपने 2 पॉइंट्स पक्के समझें फिर मिर्जा साहब? ये भारत जो है सिर्फ गीदड़ भपकिया है, धमकिया है। पहले भी 2019 के वर्ल्ड कप में 2 साल पहले भारत ने कहा हम नहीं खेलेंगे, बाद में खेलना पड़ा। आईसीसी से बाउंड है भारत। तो ये सिर्फ गिमिक्स है, ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं कुछ और। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया और इतने अच्छे व्यू के साथ। मिर्जा साहब पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं, हम इस स्पेस एंजॉय करें। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे केपीएल के कवर करने के सिलसिले में। इस वक्त वो मौजूद है आजाद कश्मीर में, बट स्टिल उन्होंने हमें टाइम दिया और क्रिकेट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज जो होने वाली है, टेस्ट सीरीज, उसके हवाले से अपने तज्जिया भी दिया। और एक्सपेक्टेशंस उनकी तो है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको हम कराएंगे एक्सरसाइज और उसके लिए खुशी भट्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। खुशी, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या बताने वाली हैं आज? Thank you, Armila. It's good to be back after a long time. I know you guys be missing me. I'm missing you guys as well. So आज हमने HIIT वर्कआउट करना है, जिसमें हम 45 सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, 10 सेकेंड रेस्ट करेंगे, और उसमें हमने एटलीस्ट 4 to 5 राउंड्स करने हैं। फॉर इंटरमीडिएट लेवल 3 राउंड्स एंड फॉर एडवांस लेवल
For beginners, 3 rounds, and for intermediate level, 4 to 5 rounds. So first exercise would be with dumbbells. Okay, थोड़ा सा mat को आगे कर दो. We need a pair of dumbbells. Okay, what are we going to do? We're going to put dumbbells on the ground, jump back to plank position, jump back to squat position, and do bicep curls. Head to heel in one line in plank position, jump back to starting position, and bicep curls. Okay, second exercise, we'll do with the dumbbells as well. Thrusters, feet hip width apart, toes pointing 45 degrees, elbows tucked in. Dumbbells right below your shoulder, we have to squat down and thrust up. And exhale, breathe in, breathe out. Third exercise is on the ground. अब नीचे जाना फ्लोर पे, plank position में जाना, and you have to walk to one side with dumbbells, and then to the left side. Sorry, right, then left. I'm very bad at these as well. Okay, good. Last one is on the ground. The floor पे जाना है. And alternate knee tucks करने हैं. जो beginners हैं dumbbells के बगैर कर लें, मैं intermediate level पे करूँ. Okay, 1 and breathe. Okay, beginner level floor पे भी रख सकते हैं. Legs. So guys, try these 4 exercises at home. 45-second exercise, 15-second rest. At least 3 to 4 rounds for beginners and 4 to 5 rounds for intermediate level. Thank you guys. See you guys. Thank you. खुशी ने आपको सुबह सुबह अच्छी और थोड़ी टफ खैर इससे पहले कि हम साइन आउट करें आपको दिखाते हैं कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर अरशद नदीम के हवाले से. हमारे कौमी हीरो हैं. जेवलिन थ्रो के अंदर ओलंपिक्स के अंदर 5वीं पोजीशन हासिल करने के बाद वतन वापस लौटे और 24 साल खानेवाल मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया, खुशामदीद कहा गया. और ये देखिए पाकिस्तान का सब जलाली परचम थामे उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके गाँव वाले, मोहल्ले वाले सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनको ग्रीट किया. और ग्रीन ब्लेजर के अंदर मलबूस अरशद नदीम साहब को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के बाद जो कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में दिखाई, शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया. और खुश आमदीद जिस तरह से किया गया है तो मनाज़िर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम भी उनको मुबारकबाद देते हैं वापस आने पर, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वापस आने पे. अच्छा जी, अब आपसे हम इजाज़त लेंगे. इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल. फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं. फीडबैक दें, हमें इंतज़ार रहता है. कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.